नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय हिंद मीडिया में। मैं आज आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो हम सभी के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारे वैल्यूज और हमारे फ्यूचर की बात है। भारत की राजनैतिक विचारधाराओं की कहानी कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हजारों सालों में फैली हुई है, जहां हर युग ने अपना अलग रंग भरा है। आज हम इस अनोखी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, जो प्राचीन भारत के धर्म आधारित शासन से शुरू होकर आज के डिजिटल युग तक पहुंचती है। भारतीय राजनैतिक विचारधाराओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी एक सिद्धांत पर टिकी नहीं है, बल्कि ये बहुआयामी है, ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई हैं और लगातार बदलती रहती हैं। यही कारण है कि भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ एक अनूठा राष्ट्र है। ये विविधता ही भारत की असली ताकत है। यहाँ हर विचारधारा को स्थान मिला है, हर दर्शन को सम्मान मिला है। प्राचीन भारत में राजनीति का आधार धर्म था। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इस काल में राजा को सिर्फ शासक नहीं माना जाता था, बल्कि उसे धर्म का रक्षक भी समझा जाता था। राजा का मुख्य कर्तव्य था सामाजिक न्याय और नैतिक संतुलन बनाए रखना। वेदों और उपनिषदों में लिखे गए सिद्धांत राजनीति की दिशा तय करते थे। इस दौर में राजा को एक आदर्श व्यक्ति माना जाता था, जिसे प्रजा की भलाई के लिए काम करना होता था। राजधर्म की अवधारणा बहुत गहरी थी। ये सिर्फ शासन करना नहीं था, बल्कि समाज में न्याय, शांति और समृद्धि स्थापित करना था। मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में राजा के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजा को चाहिए था कि वो दंड नीति का पालन करे, लेकिन साथ ही दया और करुणा भी दिखाए। लेकिन फिर आया कौटिल्य का दौर, जिसने भारतीय राजनीतिक सोच को एक नई दिशा दी। लगभग 321 से 296 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च है, सशक्त प्रशासन और गुप्तचर व्यवस्था अनिवार्य है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राज्य हित नैतिकता से ऊपर हो सकता है। ये भारतीय राजनीतिक यथार्थवाद की शुरुआत थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक व्यावहारिकता का एक पूरा दर्शन था। उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार राज्यों के बीच संबंध निर्धारित होते थे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हमेशा शत्रु होता है, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी मित्र हो सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक बुनियादी समझ थी। कौटिल्य ने यह भी कहा कि राजा को अपनी जासूसी व्यवस्था मजबूत रखनी चाहिए और हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मध्यकालीन भारत में राजनीति का चेहरा फिर बदला। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत और फिर 1526 से 1707 तक मुगल काल में केंद्रीकृत राजतांत्रिक शासन का दौर था। इस समय की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सम्राट अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। ये समावेशी शासन का एक शानदार उदाहरण था। अकबर का शासनकाल भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक सुनहरा दौर था। उन्होंने दीन-ए-इलाही की स्थापना की, जो सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाने का प्रयास था। उनकी नवरत्न परिषद में हिंदू, मुस्लिम, पारसी सभी धर्मों के विद्वान शामिल थे। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल जैसे लोग उनके दरबार की शोभा थे। अकबर ने जजिया कर हटाया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यह सब उनकी समावेशी राजनीति का हिस्सा था। फिर आया औपनिवेशिक काल, जिसने भारतीय राजनीतिक सोच को जड़ से हिला दिया। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन मजबूत किया। उन्होंने यहाँ कानून का शासन, आधुनिक प्रशासन और संवैधानिक चिंतन जैसी पश्चिमी अवधारणाओं का प्रवेश कराया। ये भारतीय राजनीति के लिए एक नया अध्याय था। अंग्रेजी शासन ने भारत में कई बदलाव लाए। उन्होंने एक समान कानून व्यवस्था स्थापित की, रेलवे और टेलीग्राफ जैसी आधुनिक तकनीकें लाईं और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। लेकिन इन सबके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण। फिर भी इन बदलावों ने भारतीयों में एक नई चेतना जगाई। पश्चिमी शिक्षा पाए भारतीयों ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं को समझा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राजनीतिक चेतना तेजी से बढ़ने लगी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें कई अलग अलग विचारधाराएं उभरीं।
1857 का विद्रोह भारतीय राजनीतिक चेतना के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जगाई। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। इससे भारतीयों को लगा कि अब वे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हैं। पहले उदारवादी नेता थे जो संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता इस धारा के प्रतिनिधि थे। वे अंग्रेजी शिक्षा में विश्वास रखते थे और मानते थे कि अंग्रेजों को समझाने से भारत को अधिकार मिल सकते हैं। फिर उग्रवादी आए जो तत्काल स्वराज की मांग करते थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता इस धारा के नेता थे। उनका नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। गांधी जी ने अहिंसा, सत्याग्रह और जन आंदोलन के माध्यम से राजनीति को नैतिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने राजनीति को आम लोगों तक पहुंचाया और इसे एक आध्यात्मिक आंदोलन बनाया। उनके साथ साथ समाजवादी विचारधारा भी मजबूत हुई। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि साध्य जितना महत्वपूर्ण है, साधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अहिंसा को सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बनाया। सत्याग्रह का मतलब था सत्य के लिए आग्रह। उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह किया और दिखाया कि अहिंसक तरीकों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। लेकिन इसी दौरान मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को औपचारिक रूप दिया। मोहम्मद अली जिन्नाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और उनके लिए अलग देश होना चाहिए। ये धर्म आधारित राजनीति का चरम परिणाम था, जिसका नतीजा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन के रूप में सामने आया। विभाजन भारतीय राजनीति के लिए एक दुखद अध्याय था। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोग मारे गए। ये दिखाता था कि धर्म के आधार पर राजनीति करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इस त्रासदी से भारत ने सीखा कि धर्मनिरपेक्षता कितनी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी एक नया राजनीतिक ढांचा तैयार करना। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसने स्वीकार किया लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गणराज्य और संघीय ढांचे को। यह भारतीय राजनीतिक विचारधारा का एक नया अध्याय था। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। इसे बनाने में संविधान सभा को 3 साल लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में मसौदा समिति ने दुनिया के सभी प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया और भारत के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था बनाई। इस संविधान ने मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व दिए जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में नेहरूवादी समाजवाद हावी रहा। इसमें राज्य के नेतृत्व में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत ने अपना आर्थिक विकास किया। भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। लेकिन 1975 से 77 के आपातकाल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य शक्ति का संघर्ष स्पष्ट कर दिया था। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कड़ी परीक्षा थी। आज के समकालीन भारत की राजनीतिक विशेषताएं बहुत दिलचस्प हैं। सशक्त राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रवाद, कल्याणकारी राजनीति, डिजिटल शासन और पहचान आधारित राजनीति आज के भारत की पहचान है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं से लेकर डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों तक भारत अपनी राजनीतिक विचारधारा को लगातार आधुनिक बना रहा है। ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूजफुल लगा होगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।